विक्रांत जी 430 बार नाम आ चुका हरदीप पुरी का अभी तक एप्स्टीन फाइल्स में। उनकी मुलाकातें एप्स्टीन से अकेले भी हो रही थी। उन्हें क्या जरूरत पड़ी दुनिया के घोषित यौन अपराधी से मिलने की, उससे दोस्ताना रखने की। देश में मी टू में नाम आने मात्र पर बिल्कुल एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया था, तो हरदीप पुरी इतने बड़े यौन अपराधी के साथ मेल मुलाकातें कर रहे थे। राहुल गांधी ने कल बड़ी चतुराई से सारे मुद्दे रख दिए। राहुल गांधी के कल के भाषण में से लगभग लगभग सब कुछ हाँ, हटा दिया गया है, सब कुछ। एक्सपंज कर दिया लोकसभा की हाँ कार्यवाही से। कुछ बचा ही नहीं है उसमें। हाँ, क्लिप बन गई है, राहुल गांधी के भाषण के वीडियो बन गए, वायरल हो गए हैं। कहां कहां से हटवाएगी मोदी सरकार और स्पीकर महोदय। राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन का नाम लिया, हरदीप पुरी का नाम लिया, अनिल अंबानी का नाम लिया, वही टर्निंग पॉइंट था कि सरकार घिर गई है। तो ये जो इनका बॉस था आईपीआई का मुखिया, इसका नाम है टेरजे रॉड लार्सन। अब मजे की बात यह है कि ये व्यक्ति जो लार्सन है, जेफरी एप्स्टीन का बहुत करीबी दोस्त था, जो हिंदुस्तानियों को सांप से भी ज्यादा बदतर, सांप से भी ज्यादा जहरीला मानता था। एक जो मेल अभी जो सामने आया है, उसमें तो बहुत ही मजेदार बात है। 14 नवंबर 2014 का जो ईमेल है, 13 या 14 नवंबर का 2 पेज का मेल है। उसमें डिप्लोमेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उसमें पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया के अभियान में धंधा दिलवाने की कोशिश है। हरदीप पुरी अपनी दोनों बेटियों का नाम लिख रहे हैं और कह रहे हैं, डियर जेफरी, मेरी बेटियों ने तुम्हें धन्यवाद दिया है क्योंकि तुमने उनके लिए अपने ऑटोग्राफ वाली किताबें भेजी थी। 2017 में हरदीप सिंह पुरी बिना सांसद बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं एप्स्टीन की के साथ जो दोस्ताना रिश्ते थे, यारी थी, उसके चलते आपको बनाया गया हो। एक बार एप्स्टीन आपको मेल कर रहा है कि मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है एक शादी में शामिल होने। तो डियर हरदीप, कोई है न्यूयॉर्क में जो थोड़ा मदद कर सके जल्दी वीजा दिलाने के लिए? क्या वो सचमुच में किसी शादी में ही शामिल होने आई थी? वो यहाँ किन किन लोगों से मिली, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्य धारा के मीडिया को तो व्हाट्सएप पर जोशी जी का मैसेज आ गया था ना, हाँ, कैप्स्टीन शब्द का उच्चारण भी नहीं करना है। तो अब हरदीप पुरी ने उल्टे अपनी ही सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को फंसा दिया है। अब तो सवाल नरेंद्र मोदी के नाम पर भी आएंगे ना। उनका नाम भी तो 33 बार है। अनिल अंबानी का नाम तो बहुत गंभीर मामले में है, सुनहरे बालों वाली स्वीडिश। वही अनिल अंबानी है जिसको प्रधानमंत्री राफेल की डील में भारत में उस कंपनी का पार्टनर बना रहे हैं। कि देश नहीं बिकने दूंगा, किसने कहा हाँ, था? आज संसद में खड़े होकर किरण रिजिजू जी छाती ठोक रहे हैं, कोई माइका लाल देश नहीं बेच सकता। लेकिन आपने तो बेच दिया है। ये ट्रेड डील सचमुच देश को बेचना है या नहीं है, ये समझना हो तो राहुल गांधी के कल के भाषण को सुनना पड़ेगा। तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी आज व्हाइट हाउस की चौखट पर गिरवी रख दी गई है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, जिसका नाम भी अब तक देश में लेना गुनाह माना जा रहा था और कोई उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, अब राहुल गांधी ने जब संसद में इस बात को उठाया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सामने आना पड़ा। एक बात मंत्री जी ने खुद साफ कर दी कि वो एप्स्टीन से लगातार मिले थे, कई बार मिले थे और उसके दोषी होने के बाद भी मिले थे। तो इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी होगी। राहुल गांधी पे बाद में बात करते हैं, पहले मंत्री जी पे बात करते हैं। तो मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी होगी। क्या सवाल कौंधे मन में सर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारी सरकार के एक मंत्री को, जो उस वक्त भी भारत सरकार की विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम कर रहा था, उन्हें क्या जरूरत पड़ी दुनिया के घोषित यौन अपराधी से मिलने की, उससे दोस्ताना रखने की? पहला सवाल तो ये है। जी। दूसरा सवाल यह है कि क्या उनके इस तरह से मेल मुलाकातों का भारत सरकार पर, भारत सरकार के कामकाज पर कोई असर हुआ? क्या उन्होंने कोई ऐसे काम करवाए जो एप्स्टीन या उसके संगी साथियों, उसके दोस्तों की मदद के रूप में सामने आए? क्या हरदीप पुरी को यह नहीं मालूम था कि वे जिस व्यक्ति के साथ
मुलाकातें कर रहे हैं, जैसे मेल कर रहे हैं, वो इतना बड़ा यौन अपराधी है? तो पहले इस आखिरी सवाल से ही चलते हैं। जी। देखिए विक्रांत जी, जेफरी एप्स्टीन 2008 में फ्लोरिडा में गिरफ्तार हो चुका था। हम्म। पहले एक नाबालिग लड़की का बयान आया, उसके बाद 30 और लड़कियों ने बयान दर्ज कराए थे। 18 महीने जेल काटा आया था। हरदीप सिंह पुरी 2014 में भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने एक आईपीआई नाम की संस्था ज्वाइन कर ली, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। कल वे जो तर्क दे रहे थे कि हम अपने बॉस के साथ डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के रूप में मिले थे, तो पहले उनके बॉस की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा बताएंगे एक और बॉस है उनका। जी। तो ये जो इनका बॉस था आईपीआई का मुखिया, इसका नाम है टेरजे रॉड लार्सन। हाँ। ये नॉर्वे का डिप्लोमेट है, यूएन में भी पोस्टेड रहा था। हरदीप पुरी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी राजदूत रहे थे। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, उससे इनका याराना था। रिटायर होने के बाद इन्होंने उसी लार्सन की संस्था आईपीआई को ज्वाइन कर लिया। उसमें एडवाइजर और वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब मजे की बात यह है कि ये व्यक्ति जो लार्सन है, जेफरी एप्स्टीन का बहुत करीबी दोस्त था। उसके एक ईमेल में लार्सन जेफरी एप्स्टीन को लिखता है कि डियर जेफरी, तुमने वो सुना होगा कि अगर एक सांप और एक इंडियन एक साथ दिख जाए तो पहले इंडियन को मारना है। तो पहली तस्वीर साफ हो जाती है कि हरदीप पुरी का बॉस कौन? टेरजे रॉड लार्सन, जो हिंदुस्तानियों को सांप से भी ज्यादा बदतर, सांप से भी ज्यादा जहरीला मानता था। अब आते हैं उनके इस तर्क पर कि वे डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के साथ मिले थे। विक्रांत जी, 430 बार नाम आ चुका हरदीप पुरी का अभी तक एप्स्टीन फाइल्स में, 430। ये 430 बार नाम क्या सचमुच डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के रूप में था? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं था। उनकी मुलाकातें एप्स्टीन से अकेले भी हो रही थी। और एक जो मेल अभी जो सामने आया है, उसमें तो बहुत ही मजेदार बात है। उसमें वे लिख रहे हैं एप्स्टीन को कि तुम कब वापस आओगे अपने एक्सोटिक आइलैंड से। ये तो एक पहले मेल में आ गया था। अगला जो मेल है उसमें वे लिख रहे हैं कि मेरी मुलाकात रीड हॉफमैन से हो गई है, बहुत अच्छी बातचीत रही है, मैं मिलकर तुमको ब्रीफ करूंगा। अब यहां आप कल्पना करके देखिए जरा कि हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को ब्रीफ क्यों करने वाले थे? क्या वो उनका बॉस था? आईपीआई का मुखिया, उसका चेयरमैन तो आपका बॉस हो सकता है, वहां तक हमने मान लिया। लेकिन रीड हॉफमैन के साथ आपकी मुलाकातें तो डिप्लोमेटिक नहीं थी। चलिए डिप्लोमेटिक भी थी, भारत में आप डिजिटल इंडिया के लिए उसे न्योता दे रहे थे, दोनों से कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भारत आओ, यहाँ तो डिजिटल इंडिया पर बहुत धंधा मिलने वाला है, मोदी जी ने दरवाजे खोल दिए। लेकिन हॉफमैन के साथ अपनी मीटिंग को ब्रीफ करने क्यों जा रहे थे? क्या वजह थी? क्या हरदीप पुरी उसके मातहत थे? अब बाकी के मेल्स की बात कर लेते हैं। वे भी बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है। 14 नवंबर 2014 का जो ईमेल है, 13 या 14 नवंबर का, 2 पेज का मेल है। उसमें डिप्लोमेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उसमें पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया के अभियान में धंधा दिलवाने की कोशिश है। क्योंकि रीड हॉफमैन लिंक्डइन का को फाउंडर है, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम भी आ जाओ, उसको न्योता दिया जा रहा है, यहां पर आपको अच्छा कामकाज मिलेगा, यहाँ ई लाइब्रेरी खुलने वाली है। और बहुत लंबा मेल है। उसमें आखिरी में, दूसरे पन्ने में, आखिरी पैराग्राफ में हरदीप पुरी अपनी दोनों बेटियों का नाम लिख रहे हैं और कह रहे हैं, डियर जेफरी, मेरी बेटियों ने तुम्हें धन्यवाद दिया है क्योंकि तुमने उनके लिए अपने ऑटोग्राफ वाली किताबें भेजी थी। ये तो हो गई 2014 तक की बात। बिल्कुल। 2017 में मेल चल रहे हैं, अच्छी खासी बातचीत चल रही है। कब चल रही है? 2008-9 में वो सजा याफ्ता हो चुका है, बिल्कुल। पूरी दुनिया जान चुकी है। उसके बाद 2014 से उनकी जो बातचीत शुरू हुई वो 2017 तक जारी रही।
2017 में हरदीप सिंह पुरी बिना सांसद बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए, बाद में राज्यसभा में गए। वो 6 महीने में प्रावधान है सांसद होने का, आप मंत्री बन गए। मंत्री बनने की क्या योग्यता थी? कहीं ऐसा तो नहीं एप्स्टीन की के साथ जो दोस्ताना रिश्ते थे, यारी थी, उसके चलते आपको बनाया गया हो? और आप उसके लिए क्या क्या काम कर रहे थे? एक बार एप्स्टीन आपको मेल कर रहा है कि मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है एक शादी में शामिल होने। तो डियर हरदीप, कोई है न्यूयॉर्क में जो थोड़ा मदद कर सके जल्दी वीजा दिलाने के लिए? तो श्रीमान जी ने प्रमोद कुमार बजाज, भारत के अमेरिका स्थित राजदूत, और एक संजीव नाम के व्यक्ति को मेल किया कि मेरे दोस्त हैं जेफरी एप्स्टीन, उनकी असिस्टेंट को इंडिया जाना है, उसका वीजा जल्दी दिला दीजिए। यहां पर ठहरकर एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, हरदीप पुरी ने जिसे वीजा दिलवाया, वो महिला क्या भारत में सिर्फ शादी में न्योता खाने आई थी? क्या वो सचमुच में किसी शादी में ही शामिल होने आई थी, या उसकी यात्रा का मकसद कुछ और था? वो यहाँ किन किन लोगों से मिली, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत आसानी से जांच हो जाएगी, उसके पासपोर्ट को दिखवा लीजिए, उसके मोबाइल नंबर वगैरह सब ट्रैक हो जाएंगे, जब वो इंडिया आई थी तब किस किस शहर में गई, कहां कहां गई। तो हरदीप पुरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा कर रहे थे कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकातें डिप्लोमेटिक थी, राजनयिक कारणों से थी, प्रतिनिधि मंडलों में थी, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी ज्यादातर बातचीत, ज्यादातर मुलाकातें अकेले हुई हैं, कहीं कोई डेलीगेशन उसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो अब सवाल पूछा जाएगा कि इस देश में मी टू में नाम आने मात्र पर बिल्कुल एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया था, तो हरदीप पुरी इतने बड़े यौन अपराधी के साथ मेल मुलाकातें कर रहे थे, सरकारी कामकाज के लिए उसको न्योता दे रहे थे, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाएगा? ये बड़े सवाल हैं जिस पर कल वे खुद गिर गए और मोदी सरकार को भी गिर लिया उन्होंने। जी, मैं यहीं पर आना चाहता था सर कि आमतौर पर बीजेपी पर कोई आरोप लगता है या कोई किसी तरह का सवाल उठता है तो बीजेपी में सफाई देने की परंपरा तो है नहीं। इस मामले में मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही सोचा होगा कि ये विवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पार्टी ने भी यही सोचा होगा और पार्टी की रजामंदी के बगैर तो वो आए नहीं होंगे। तो हरदीप पुरी जी ने जो स्वीकारोक्ति की, उसके बाद तो अब ये मुद्दा पूरे देश में फैल गया। अब तो छोटे छोटे कस्बों में, गांव तक इस पर चर्चा होने लगी है। देखिए चर्चा तो होगी, चर्चा तो पहले भी हो रही थी, लेकिन हम्म, थोड़ा दबे छुपे में हो रही थी। हम्म, विक्रांत यादव कर रहे थे, हम कर हाँ, रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, समानांतर मीडिया कर रहा था। हाँ, मुख्य धारा के मीडिया को तो व्हाट्सएप पर जोशी जी का मैसेज आ गया था ना हाँ, कि एप्स्टीन शब्द का उच्चारण भी नहीं करना है, हाँ, उस शब्द को न लिखना है न बोलना है। हाँ, कल तो मजबूरी हो गई, हाँ, कल तो सबको ये खंडन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी पड़ी। दिखानी पड़ी। तो किस नाते दिखाई थी? जेफरी एप्स्टीन नाम तो लेना पड़ा होगा ना। हाँ, 3 से 4 बार मिलना तो वे खुद कबूल कर रहे हैं, हाँ, जबकि डीओजे की फाइलें जो बता रही हैं, उसके दस्तावेज बताते हैं कि हरदीप पुरी की कम से कम 6 बार मुलाकात उससे हुई है। हम कह रहे हैं 3 ही बार हुई है। हाँ, तो ये मुलाकात क्यों हुई? क्या भारत सरकार के पास न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स नहीं थे, अपने अधिकारी नहीं थे? प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय को एक घोषित यौन अपराधी को बिचौलिया क्यों बनाना पड़ रहा था? डिजिटल इंडिया के प्रचार प्रसार के लिए हरदीप पुरी तो कहीं अधिकृत नहीं थे, वे क्यों पर्टिकुलर एक काम के लिए ऐसे लोगों के बिचौलिए बने हुए थे? क्या वे भारत में आईटी मिनिस्टर थे उस समय? क्या डिजिटल डिजिटल इंडिया के किसी प्रोग्राम, किसी इनिशिएटिव के वे कन्वीनर थे? तो क्यों वे रीड हॉफमैन से कह रहे थे कि आ जाओ यहां धंधा करो? उसमें सरकार की सारी जानकारियां दे रहे हैं उस मेल में, विक्रांत जी, आप पढ़िएगा उस 2 पेज के मेल को। उसमें भी लिख रहे हैं जापान की फलानी कंपनी ने $300 मिलियन निवेश किया है, फलाने ने इतना किया है, तो आप भी करो। ये काम नहीं था हरदीप पुरी का उस वक्त, वैसे भी वे रिटायर हो चुके थे। हाँ, हम ये मान लेते हैं जब तक वे
भारतीय विदेश सेवा में थे, अमेरिका में राजदूत थे, यूएन में, तब वे कर सकते थे। तब भी जेफरी तब एप्स्टीन भी की जरूरत जेफरी। नहीं थी, हाँ। उसकी जरूरत नहीं थी। तो इस बार उन्होंने ऐसा फंसा दिया है कि अब हम चलते थोड़ा सा लोकसभा की तरफ। जी। देखिए राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने कल बड़ी चतुराई से सारे मुद्दे रख दिए, हाँ। और ये आखिरी मुद्दे उन्होंने तब रखे जब उन्हें लगा कि अब इस फ्लो में इनको कह दिया जाए। यद्यपि आप हमारे दर्शक अपडेट हो जाएं, आप भी बता ही दीजिएगा, जी। राहुल गांधी के कल के भाषण में से लगभग लगभग सब कुछ हाँ, हटा दिया गया है, सब कुछ। एक्सपंज हाँ। कर दिया लोकसभा की हाँ। कार्यवाही से, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब मतलब अब तो उसका कोई मतलब नहीं होता ना, इंटरनेट की कोई दुनिया है, मतलब नहीं सब होता। जगह पहुंच जाती हैं बातें। उसके बाद ये तो तब की बातें हैं जब प्रिंट का केवल काम हुआ करता था कि एक्सपेंज हो गई बिल्कुल तो सही अगले बात दिन वही छपेगा जो एकदम क्लियर मिलेगा। हाँ। है, अब तो वो अजर अमर है। हाँ। देखिए डिजिटल दुनिया तो हाँ। हमेशा के लिए किसी भी चीज के लिए हाँ। एक बार अगर आ गई तो वो वहां से नहीं हट सकती। हट सकती। क्लिप बन गई हैं, राहुल गांधी के भाषण के वीडियो बन गए हैं, वायरल हो गए हैं। कहाँ कहाँ से हटवाएगी मोदी सरकार और स्पीकर महोदय। तो राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन का नाम लिया, हरदीप पुरी का नाम लिया, अनिल अंबानी का नाम लिया, वही टर्निंग पॉइंट था कि सरकार घिर गई है। बची खुशी कसर हरदीप पुरी ने खुद पूरी कर दी। अब बताइए क्या होगा। आपने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है राहुल गांधी को, उसके जवाब में राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी कहेंगे मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा, मैंने जो कहा था उसका उत्तर तो हरदीप पुरी ने दे दिया दे है। दिया है। हाँ। तो आप उनके कहे पर पहले जवाब दीजिए। संसद का सत्र चल रहा था, संसद में कही गई बात का जवाब संसद में देना चाहिए मंत्री को। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आज सदन में आकर बताते कि राहुल गांधी ने मेरा नाम लिया है, मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहा हूं। वहां कहते मेरी मुलाकातें हुई हैं, डिप्लोमेटिक नेटवर्क के लिए हुई थी। तो अब हरदीप पुरी ने उल्टे अपनी ही सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को फंसा दिया है। अब इससे आगे की जरा सोचकर देखिए, अब तो सवाल नरेंद्र मोदी के नाम पर भी आएंगे ना। उनका नाम भी तो 33 बार है अब तक जितनी फाइलें सामने आई हैं। अनिल अंबानी का नाम तो बहुत गंभीर मामले में है, सुनहरे बालों वाली स्वीडिश इत्यादि इत्यादि। और कौन अनिल अंबानी? ये वही अनिल अंबानी है जिसको प्रधानमंत्री राफेल की डील में भारत में उस कंपनी का पार्टनर बना रहे हैं, काम दे रहे हैं। उनको एक नटबोल्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था अंबानी की कंपनी को। फ्रांस का राष्ट्रपति तत्कालीन फ्रांसवा ओलांद कह रहा है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ नाम लाए थे रिलायंस का, इसलिए हमें उसको पार्टनर बनाना पड़ा। हमारे पास तो कोई दूसरा था नहीं, पर हमारे पास तो था, एचएएल थी ना हमारे पास। नरेंद्र मोदी ने एचएएल को दरकिनार करके अनिल अंबानी को राफेल में ठेका दिलाया, और वही अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। उनके ईमेल इस बात का भी प्रमाण है कि मोदी सरकार में अपना प्रभाव भी बता रहे हैं अनिल अंबानी। उस मेल में, कई मेलों में आप देखिए, वे लिख रहे हैं कि मैं बात कर लूंगा, या मोदी की तरफ से एप्स्टीन से कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में थोड़ी पहुंच बढ़वा दो हमारी हमारी सरकार की। तो इन लोगों की जरूरत थी नरेंद्र मोदी को। अब इस देश को अंतरराष्ट्रीय राजनय के लिए एप्स्टीन जैसे यौन अपराधियों, अनिल अंबानी जैसों की जरूरत है। अब इस देश को अंतरराष्ट्रीय अपराधियों से निपटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की जरूरत है। तो ये हो क्या रहा है इस देश में? तो अब सदन आज और कल 2 ही दिन बचा है, ठीक। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आज क्या होने वाला है। लेकिन हम जिस वक्त ये बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शक जब देख रहे हैं, तब तक सदन में इस मुद्दे को फिर गरमाया जाएगा। हरदीप पुरी से सवाल पूछे जाएंगे कि जब एप्स्टीन जग जाहिर हो चुका था, फिर आप 2017 तक उसके साथ झूला क्यों झूल रहे थे? क्यों उसके एक्सोटिक आइलैंड से वापस आने के बारे में पूछ रहे थे? क्यों उससे चाय पीने की बात कर रहे थे? क्यों उसे ब्रीफ करने जाने वाले थे? ब्रीफिंग तो कोई सबॉर्डिनेट अपने से हायर अथॉरिटी को देता है। बताइए ब्रीफिंग कौन किसको देता है? बिल्कुल सही बात जो है। जेफरी एप्स्टीन सुपीरियर अथॉरिटी था हरदीप पुरी की, को उसे ब्रीफ करने जा रहे थे। यही शब्द है, आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू। हम जब मिलेंगे तब मैं आपको ब्रीफ करूंगा। कब मिलोगे? अपने विला में। कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था साथ में, अकेले मुलाकातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अब एप्स्टीन फाइल्स के घेरे में, लपेटे में आ गए। जी।
सर, एक और चीज जो राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बोली है कि दबाव में और पूरी तरीके से दबा करके, नशे दबा करके ये पूरा देश बेच दिया। बहुत ही गंभीर बात बोली है कल राहुल गांधी ने। ये आरोप तो, जो बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद का नारा लेकर आगे बढ़ती है, तो उनकी उस सबसे बड़े जो उनकी छवि को लेकर सबसे बड़ी चोट है। निश्चित तौर पर पहले तो ये समझ लें कि देश नहीं बिकने दूंगा किसने कहा हाँ। था। तो कोई ना कोई तो बेच रहा था, तभी तो आप ये दावा कर रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हम्म, आज संसद में खड़े होकर किरण रिजिजू जी छाती ठोक रहे हैं, हम्म, कोई माइका लाल देश नहीं बेच सकता। लेकिन आपने तो बेच दिया है। आपके राष्ट्रवाद पर सबसे बड़ी चोट, सबसे कमजोर नस पर राहुल गांधी ने हाथ रख दिया है। और उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया है। हम्म, बांग्लादेश जीरो टैरिफ और अमेरिका से डील कर रहा है। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे कपास के उत्पादक सब चौपट हो जाने वाले हैं। डेटा के बारे में उन्होंने बात की है, डिफेंस की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है। ये ट्रेड डील सचमुच देश को बेचना है या नहीं है, हम्म, ये समझना हो तो राहुल गांधी के कल के भाषण को सुनना पड़ेगा। एक भी तर्क का जवाब नहीं है सरकार के पास। हम्म, और देश बिकने का नारा या ये जुमला या ये रूपक कोई पहली बार नहीं लगा इस सदन में। पंडित नेहरू के समय डॉक्टर लोहिया इस तरह की बात किया करते थे कि आप देश बेचने जा रहे हैं, देश बेच रहे हैं। तो एक मुहावरा है, एक रूपक है। हम्म, देश कोई सड़क पर रखकर हाट में नहीं बेचा बिल्कुल, जाता। बिल्कुल। देश इसी तरह बेचा जाता है कि देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया जाए। हमको पता ही नहीं ट्रेड डील में क्या है, सब कुछ अमेरिका बता रहा है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में वो चीजें शामिल हैं जो हमारे न विदेश मंत्री को पता है, न वाणिज्य मंत्री को पता है, न प्रधानमंत्री को पता है। देश बिकना इसको कहते हैं कि भारत जैसा देश किससे सौदा सुलूफ करेगा, हम्म, किससे तेल खरीदेगा, किससे नमक खरीदेगा, किससे चाय की पत्ती खरीदेगा, ये सब अमेरिका बैठकर तय करेगा। इसे देश बेचना कहते हैं। देश बेचना उसे कहते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कमेटी बना रहा है, वो कमेटी हमारे ऊपर निगरानी रखेगी। हम्म, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लघुए भगुए हैं सब। वो जो 4-5 अधिकारी उसमें रखे गए हैं, हम्म, वो हमारे ऊपर नजर रखेंगे, मॉनिटरिंग। हम तो विश्व गुरु हैं, मोहन भागवत रोज कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। हमारे ऊपर अमेरिका कैसे नजर रखेगा? हम्म, और कम से कम विक्रांत जी, मेरी जानकारी में नहीं है हम्म, कि अमेरिका ने दुनिया के जितने देशों के साथ डील की है या, उनमें किसी और देश पर इस तरह निगरानी रखने का हम्म, क्लॉज शामिल किया गया हो। और मालूम है क्या होगा उसमें? उन अधिकारियों को, उस कमेटी को यह अधिकार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वे जिस दिन रिपोर्ट देंगे हाँ, कि भारत या नरेंद्र मोदी चोरी छुपे तेल खरीद रहे हैं रूस से, पतली गली से, हम्म, तो 25% टैरिफ फिर लग जाएगा। तो अब क्या इन 4-5 लोगों को साधना पड़ेगा कि एडवर्स रिपोर्ट ना दे दे हमारे खिलाफ? है, इनके साथ कोई हरदीप पुरी एप्स्टीन के जरिए मेल मुलाकात करेगा कि भैया हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट मत दे देना, नहीं तो 25% फिर टैरिफ लग जाएगा। तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी आज व्हाइट हाउस की चौखट पर गिरवी रख दी गई है। ये देश बेचना ही है। हम्म, इससे पहले भारत ने कभी किसी देश के साथ ऐसा कोई व्यापारिक समझौता, ऐसी कोई डील डील कभी नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को ये लोग मौन मोहन कहते थे, कमजोर सरकार कहते थे। हम्म, वे भी नहीं झुके थे परमाणु समझौते पर। अटल बिहारी वाजपेयी छोड़िए, देवे गौड़ा जैसे लोग, इंद्र कुमार गुजराल जैसे, जिनके पास 30 सांसद नहीं थे, वे जब प्रधानमंत्री थे तो वे भी इस तरह से विवश नहीं थे किसी भी देश के सामने। हम्म। लेकिन आज एक अकेला सब पर भारी, और वो इतना भारी पड़ रहा है कि देश के हितों पर भारी पड़ गया है अब। जी। एक चीज, बीजेपी, आरएसएस, ये तो व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण करते हैं। तो ये तो पूरा वाक्या, पूरी उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और आरएसएस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया इस मुद्दे पर। आरएसएस को भी
कोई तो विचार आरएसएस का भी होगा, क्योंकि देश के हर बड़े मुद्दे पर उनका विचार आता बिल्कुल है। होगा। वो ये तक बताते हैं कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये भी बताना चाहिए कि एप्स्टीन के मुद्दे पर और हरदीप पुरी जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर आरएसएस का क्या सोचना है। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन भागवत इस वक्त लगातार रोज प्रवचन देते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। हमको विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, हम विश्वगुरु हैं। तो अगर विश्वगुरु की छवि पर कोई दाग लग रहा है तो उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन अब तक संघ की तरफ से कोई बयान नहीं आया। और सवाल सिर्फ हरदीप पुरी का नहीं है, हम्म। व्यक्ति निर्माण पर भी आऊंगा अभी मैं। हम्म। सवाल हरदीप पुरी का नहीं है, सवाल देश के हितों का है। हरदीप पुरी से ज्यादा बड़ा मसला मेरे लिए, कम से कम एक साधारण भारतीय होने के नाते, ट्रेड डील है। उससे जो देश को नुकसान होने वाला है, देश की छवि को जो नुकसान हुआ है, हमारी खेती किसानी को, हमारे कपास के उत्पादकों को, हमारे किसानों को, छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारियों को, वॉलमार्ट आएगा तो क्या होगा हमारे देश में, देखिएगा। तो हमारे लिए ट्रेड डील ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कह दिया अभी 2 दिन पहले कि कोई भी डील हाँ। दबाव में नहीं होनी चाहिए। अरे तो ये दबाव में ही तो हुई है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? हरदीप पुरी पर भी बोलना चाहिए। वो तो नैतिकता की, चरित्र की, चाल चेहरा चरित्र की बातें करते हैं। तो वो व्यक्ति निर्माण की बात आप कर रहे थे, पिछले 10-11 सालों में देश में जितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से पतन की हो, 90% मामलों में तो बीजेपी के लोग शामिल पाए जा रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना से लेकर कुलदीप सेंगर तक, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर जितने भी नाम आप गिनना चाहें, सेना और भारत के खिलाफ जासूसी करने वालों में संघ के लोग पाए जा रहे हैं। वो वैज्ञानिक डीआरडीओ का कुरुलकर, डॉक्टर कुरुलकर, उस संघ की शाखाओं में जाता था, मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देता था। वो खुद ये कहता था कि मैं तो 3 पीढ़ी से संघी हूं। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी में गिरफ्तार हुआ। कैसा व्यक्तित्व निर्माण करते हैं ये लोग, व्यक्ति निर्माण करते हैं, कैसा चरित्र निर्माण करते हैं। और अभी आपके एन पड़ोस में कौशाम्बी या वैशाली, कहाँ, गाजियाबाद में, वो एक 3 स्टार होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री मैं के साथ वही फोटो है फोटो उसके निकाल पोस्टर रहा में जी। था कि आपसे यही पूछूंगा। यही जैसे ही आपने बोला कि युवा जी। नेता निर्दोष कशाना जी बड़ा अच्छा फरार हैं, इनकी तलाश हो रही है। निर, बड़ा अच्छा निर्दोष कसाना नाम है ना हाँ, शायद। निर्दोष कशाना। बताइए आप कितने निर्दोष हैं। प्रधानमंत्री के साथ फोटो पोस्टर हैं इनके बड़े बड़े, और पकड़े किसमें जा रहे हैं? 5 स्टार सेक्स रैकेट में। तो चरित्र निर्माण की बात इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हर मोर्चे पर लगातार वे घिरते जा रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, सरकार और प्रधानमंत्री का अहंकार। उन्होंने लोकतंत्र में जो साधारण सामंजस्य होता है, विपक्ष का सम्मान, मीडिया का सम्मान, लोगों को बोलने की आजादी, अभी हमारे एक पत्रकार साथी को 1 साल की सजा करा दी, रवि नायर को। जी तो ये लोकतंत्र नहीं है, अब तो हम तानाशाही में प्रवेश कर चुके हैं। जी विक्रांत जी। बिल्कुल। और इसी नोट पे सर मैं खत्म करना चाहूंगा इस बातचीत को कि अब जो है, ये जो आपने कहा अभी बात की, बहुत ही बुरे स्थिति में मोदी सरकार इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में मीडिया कम से कम चाहे अगर हम पिछली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 3 सालों की बात करें, तो मीडिया ने बहुत खुल के सरकार के तमाम ऐसे आरोप लगाए जिनमें भ्रष्टाचार के तमाम मामले खोले। तो क्या अब एप्स्टीन फाइल हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, क्या मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, उसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश दिखाई देती है? हालांकि उसमें अभी मैं कल ही देख रहा था एक क्लिप, टीवी पर तो आजकल देखना बंद कर दिया लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाती है, जिसमें रशिया को छोड़ करके अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के फायदे बताए जा रहे थे, देश के एक बड़े मीडिया चैनल के जरिए। हाँ। देखिए विक्रांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। संयोग ये है कि हमारा, आप तो 2014 से पहले भी पत्रकार थे। जी। बहुत विनम्रता से निवेदन करूं तो 2014 से पहले मैं नई दुनिया, नवभारत जैसे अखबारों में संपादक था। 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, जितने भी मसले आते थे हमने पहले पेज पर संपादकीय लिखे, सरकारों से सवाल पूछे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जाने कितने संपादकीय लिखे होंगे विक्रांत जी, मेरे नाम से पहले पेज पर छपे हैं। 2014 के बाद आपने किस अखबार में पहले पेज पर विशेष संपादकीय देखा है जो सरकार से सवाल पूछने वाला हो?
तो मुख्यधारा के मीडिया से मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया कि अब उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं रूस से तेल न खरीदने के। एक क्लिप और वायरल हुई थी, एक मोहतरमा है, वे बहन जी 25% टैरिफ लगने के फायदे गिना रही थी, और जब 25 के 18 हो गए तो उसके भी फायदे गिना रही हैं। एक तिहाड़ रिटर्न सज्जन है, वे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर प्राइम टाइम कर रहे थे, उसके फायदे गिना रहे थे, महंगाई के फायदे गिना रहे थे। तो ऐसे मीडिया से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब इस देश के लोगों की उम्मीद समानांतर मीडिया है, आप हैं, हम जैसे साधारण लोग हैं, जो कम से कम जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जिन्हें सवाल करना चाहिए, अगर मुख्यधारा का मीडिया 15 दिन भी सरकार से सवाल पूछ ले तो इस सरकार को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ 15 दिन अपना फर्ज अदा कर दे, जैसा 2014 से पहले करते थे, तो न नरेंद्र मोदी को, न उनकी सरकार को, न भारतीय जनता पार्टी को इनको छुपने के लिए कोई शरण स्थली नहीं मिलेगी। जनता इतने सवाल पूछ डालेगी, लेकिन ये नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे जी। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जानी चाहिए सर, कम से कम जनता अपने अपने सवाल जनता खुद चर्चा करने लगे, और हो सकता है कि जनता से आने वाली आवाज मुख्य धारा की मीडिया को भी मजबूर करे। हालांकि आज भारत बंद भी है, ट्रेड डील और बाकी इन सब चीजों को लेकर आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, तो जनता में धीरे धीरे ये सब मुद्दे पूरे तौर पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।